हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो चार बड़े ग्रहों के गोचर होने वाले हैं अप्रैल में, उसको लेकर ही हम अपनी ये श्रृंखला बना रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने जो है मेष लगन पे बनाया था। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं वृषभ लगन पे। यहाँ पे मैं डिग्रियों की अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक लंबे समय तक के प्रोस्पेक्ट को लेके यहाँ पे चीजों को बता रहा हूं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा है उसकी डिग्री क्या है। जो चीजें होंगी वो सभी के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आने वाले 1.5-2 सालों के अंदर उन्हें देखने को मिलेंगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक एक करके सभी ग्रहों को लेते हैं जिनके की मूवमेंट होनी है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं शनि को ले लेते हैं। इस कुंडली में शनि जो है वो विद्यमान है इस समय आपके 9th हाउस में। ये यहाँ के स्वामी भी हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर लगन के लिए 2 शुभ भावों के स्वामी होके योग कारक ग्रह कहलाते हैं। जब भी योग कारक ग्रह की मूवमेंट होती है तो कुछ ना कुछ अच्छा बुरा जो भी इंडिविजुअल कुंडली देना चाहती है वो होके रहता है। इस कुंडली के अंदर शनिदेव कम से कम 2020 जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 तक यहाँ पे विद्यमान है। यहाँ पे विद्यमान होने के कारण कई बार आपको देखने को मिलेगा अथक मेहनत और प्रयास हमें अपने किस्मतों को खोलने में करना पड़ रहा है। दूसरा, कर्मा से रिलेटेड विद द जो धर्म है 9th हाउस, वो अभी पिछले 2-2.5 साल से कहीं ना कहीं ये शनिदेव यहाँ पे करवा रहे हैं, या फिर विदेशों से जुड़े हुए कुछ काम, लेकिन उनमें भी कुछ अड़चनों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनकी दृष्टियां देख लीजिए, ये आपके लाभ भाव पर है। जितना हम प्रयास या मेहनत करवा रहे हैं अभी उसका लाभ नहीं होने दे रहे थे। इसकी एक दृष्टि जो है वो कहां पर है, 3य भाव के ऊपर है, यानी कि वो बार बार पराक्रम को सामने लाने के लिए कहीं ना कहीं कह रहे थे। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो 6वें भाव पे थी, जो कि हमारे लिए सर्विस का होता है। तो सर्विस किसी चीज पे करने के लिए वो इस समय हमें प्रेरित कर रहे थे। जब हम अप्रैल के आगे जाएंगे तो अप्रैल, मई और जून तक के लिए शनि का गोचर जो है उसको ध्यान देना होगा। शनि का गोचर जो है वो अप्रैल के लास्ट में होगा, ठीक है। और ये यहां से लेकर जून तक हम अनुमान कर रहे हैं। इसके बाद फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये गोचर दोबारा लौट के आ जाएगा। तो जो चुनौतियां अभी चल रही हैं ये कुछ समय के लिए, अप्रैल से लेकर जून तक के लिए आपको कम होती हुई दिख सकती हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, शनिदेव जो हैं वो यहां से हटेंगे और यहां पे आके बैठ जाएंगे। जब यहां पे आके बैठेंगे तो कुछ ना कुछ आपके प्रोफेशन या स्टेटस से जुड़ी हुई चीज जो है होने की संभावना बनेगी। यहाँ पे क्योंकि शुरुआती वक्त है, डिग्री में बहुत ज्यादा अंदर अभी नहीं एंटर होंगे, इस कारण से जिनकी शुरुआती डिग्रियों पर चीजें हैं उनको बहुत जल्दी ये प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अथक प्रयास यहाँ पे सभी को करने होंगे। शनि का यहाँ पे मूवमेंट करना, इनकी जो दृष्टियां हैं अब वो क्या करेंगी, वो आपको खर्चे करने पर मजबूर कर सकती है। एक एस्पेक्ट शनि का यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। फिर 7th एस्पेक्ट शनि का यहां पर आने वाला है और 10th एस्पेक्ट शनि का यहां पर आने वाला है। इसका मतलब है कि जब यह मूवमेंट होगी, ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने के लिए यह मूवमेंट है। इस मूवमेंट में कुछ लोगों को विदेश या कुछ लोगों को खर्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं, सभी लोगों को या तो विदेश या फिर खर्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये है 4th हाउस, मन की स्थिति है, मन का भाव है, उसके ऊपर शनि का प्रभाव है। तो थोड़ी सी कुछ निराशा भी महसूस हो सकती है, या फिर हो सकता है कि घर से दूर जाने की भी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। और 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप्स और मैरिज का होता है, तो वहां पे उनकी दृष्टि आएगी। तो कर्म में ज्यादा बिजी हो जाने के कारण पार्टनरशिप या मैरिजेस या बिजनेसेस के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन ग्रह योग कारक है, करेंगे शुभ, क्योंकि 2 शुभ भाव के स्वामी हैं। लेकिन
नैसर्गिक रूप से क्योंकि शनि है तो धीरे धीरे और थोड़ा सा दुखी करके इन एरियाज के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये वापस से पीछे आएंगे और फिर एरिया आपके सर्विस के ऊपर, आपके करेज के ऊपर और आपके अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट रहेगा शनि का। ठीक है, तो शनि को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा ग्रह। दूसरे ग्रह के तौर पे हम ले लेते हैं पहले जुपिटर को। जुपिटर की मूव जो है वो अप्रैल में होगी और ये ऑलमोस्ट 1 साल की मान के चलते हैं, तो ये 1 साल के लिए बैठेंगे। गुरुदेव जो हैं वो तात्कालिक रूप से हम अगर देखें कुंडली के अंदर, वो विद्यमान है आपके 10th हाउस के अंदर। ठीक है, 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो अचानक से कोई भी चीजें अभी होने की संभावना यहाँ पे बरकरार है। यहाँ पे अभी वो बैठे हुए थे। ठीक है, अचानक वाली स्थिति, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। अब इनकी मूवमेंट होगी अप्रैल के बाद, वो होगी आपके 11th हाउस में। 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में ही जाएगा और साथ ही साथ 8th हाउस के भी लॉर्ड होकर 11th में जाएंगे। इसीलिए लाभ की जो स्थिति है वो बन सकती है और अचानक वाली बहुत सारी स्थितियां बनने की संभावना रहेंगी आने वाले अप्रैल के बाद से लेकर 1 साल तक। गुरु जो है वो सौम्य ग्रह में माने जाते हैं और उनकी दृष्टि जो है वो आपके करेज हाउस के ऊपर रहेगी, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है। और एक दृष्टि जो है जुपिटर की वो यहाँ पे रहने वाली है आपके 7th हाउस और पार्टनरशिप के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं, करेज को बढ़ाना, पार्टनरशिप्स के अंदर कुछ चेंजेस भी आने की संभावना, क्योंकि गुरु के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एक एनर्जी होती है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इन चीजों को करने में सफल हो सकते हैं आने वाले 1 साल में। यानी कि जो वृषभ लगन के जातक जातिकाएं हैं उनके लिए गुरु का गोचर जो है वो धन की वृद्धि करने के लिए भी हो सकता है, पराक्रम करेज को बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, छोटे भाई बहनों से रिलेशंस को ठीक करने के लिए भी अच्छा माना जा सकता है और कहीं ना कहीं वो दाम्पत्य सुख के लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो मूवमेंट्स हैं वो मूवमेंट है राहु और केतु की। ये एक साथ ही मूव करते हैं। तो राहु और केतु की जो मूवमेंट है, इसको अगर हम देखें, अभी ये 7th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनके मैरिटल लाइफ में ये थोड़ी सी चुनौती है, उसमें सुखों में कुछ कमी करे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे केतु थे। राहु जो है वो लगन में बैठे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक ब्रिलियंट या शार्प माइंडेडनेस दे सकते हैं या क्लेवरनेस देने में क्षमता रखते थे। अब होगा ये कि राहु जो है यहाँ से हटेंगे। ठीक है, इनका यहाँ से हटना और इनकी मूवमेंट कहाँ पर होगी, राहु चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, केतु आपके चले जाएंगे 6th हाउस में। अब देखिए, जब यहाँ पे इनकी मूवमेंट होती है तो इस लगन के अंदर 1st हाउस में राहु केतु का कोई भी फैक्टर नहीं है, उसके कोई नक्षत्र काम नहीं करते। ये जो है केतु का नक्षत्र, ये है 4th हाउस में बैठा हुआ। केतु का एक नक्षत्र जो है वो बैठा हुआ है आपके 12th हाउस में और केतु का एक नक्षत्र जो है वो बैठा हुआ है आपके 8th हाउस में। तो ये 3 भावों के अंदर अगर आपका नक्षत्र कहीं पे मिड पॉइंट में आ गया तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। कोई ऐसी चीज जो कि मन को दुखी कर दे या मन माता को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या अनसर्टेनिटीज के कारण भी दुख में आ सकता है, उससे अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये वाली बात सब पे लागू नहीं होगी। जिनका यहाँ पे मिड पॉइंट जो है 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में आता हो या यहाँ आता हो, अन्यथा यहाँ पे आता हो, उस राशि में नक्षत्र आते हैं इन डिग्रियों पे, तभी होगा, सब पे वो चीज नहीं होगी। राहु की मूवमेंट जो हुई है, राहु इस कुंडली में कहाँ से अपने नक्षत्र रखते हैं, 10th हाउस में रखते हैं। इसके बाद उसका एक नक्षत्र आता है 6th हाउस में और इसी तरीके से एक नक्षत्र आता है 2nd हाउस में। इस कारण से अगर राहु के नक्षत्र आपको 10th हाउस के मिड पे मिल जाए या 6th हाउस या 2nd हाउस के मिड पे मिल जाए, तो ऐसे में अचानक से आपके खर्चे होने की संभावनाएं बन सकती हैं, विदेशों से जुड़े हुए कुछ काम होने की संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही साथ क्योंकि छठे भाव से जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को रोग और रिपू ऋण से बचाइएगा। ठीक है, क्योंकि 12th हाउस के अंदर यहाँ पे जाना थोड़ा सा अचानक से ऐसे नुकसान वाले काम हो सकते हैं। अब अगर दृष्टि की बात करें तो केतु की दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी। केतु की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 10th हाउस पर। यहाँ पे केतु का एस्पेक्ट आएगा
और धन भाव पर यहाँ पे केतु का एस्पेक्ट आएगा। ठीक है, ये जो मार्क कर रहा हूं टिक वाले, ये एस्पेक्ट के लिए कर रहा हूं। केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट, तीसरा तो यहीं पे आएगा, तो वहां पे राहु खुद है, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। राहु के एस्पेक्ट को देखिए, राहु यहां बैठेंगे तो एक राहु का एस्पेक्ट आएगा पहले यहां पर, राहु का एक एस्पेक्ट आएगा आपके 8th हाउस के ऊपर। ठीक है, गुरु के एस्पेक्ट्स भी मैंने बना दिए, राहु और केतु के बना दिए। अब बचे शनि, तो शनि के एस्पेक्ट को भी बना देता हूं। शनि को जब हम देख रहे हैं तो वो शुरुआत के कुछ समय तक, शनि को ध्यान रखिए, शनि शुरुआत के कुछ समय तक, जून अप्रैल वाला जो पीरियड है वहां तक के लिए यहां बैठे हैं। ठीक है, यहां बैठ के इनका एक एस्पेक्ट यहां पर है, इसी तरीके से एक एस्पेक्ट शनि का यहां पर आने वाला है, और शनि का जो 10वां एस्पेक्ट है वो यहां पर आने वाला है। ठीक है, इसके बाद यानी कि अगर जुलाई से दिसंबर तक लिए देखेंगे, उस कंडीशन में ये एस्पेक्ट चेंज होगा और वो जाएंगे यहां से एस्पेक्ट करेंगे। यहां से जब एस्पेक्ट होगा तो एक एस्पेक्ट हमें यहां पे देखने को मिलेगा, इसके बाद एक एस्पेक्ट हमें यहां पे देखने को मिलेगा, और एक एस्पेक्ट हमें यहां पे भी देखने को मिलेगा। इस कारण से दो चीजें यहां पर वृषभ लगन के अंदर हो सकती हैं, खासकर किस चीज को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर। क्यों? क्योंकि ये भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और कर्म भाव के भी स्वामी हैं। शुरुआत के जो पीरियड है अप्रैल और जून, उसमें हो सकता है कि राहु और शनि, राहु का फैक्टर इज अचानक, ये अचानक वाले चीजों के कारण बाहर का कोई काम या किस्मत से आपको कोई ये हमारे लिए होता है धर्म का 9th हाउस, धर्म का भाव, तो ये उसका सुख है। तो कोई बड़ी यात्राएं हो रही हैं धार्मिक सुख के लिए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हायर एजुकेशन के सुख की तरफ भी आपको लेके जा सकता है, या विदेश से जुड़े हुए किसी कर्मा को देने के लिए भी यहाँ का ये वाला पीरियड अप्रैल से जून तक हो सकता है। इसी तरीके से अप्रैल से जून के पीरियड में हम देखेंगे कि शनि और राहु जो है वो हमारे 4th हाउस को भी देख रहा है, जो कि प्रॉपर्टी का भाव होता है। दोनों किस तरह के प्लेनेट है? दोनों सेपरेटिस्ट प्लेनेट है, इसीलिए माता से और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से दूर हटने का भी काम हो सकता है, विदेश जाना या अपनी जगह को छोड़ने वाले काम हो सकते हैं, ट्रांसफर जैसी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि साझा एस्पेक्ट आ रहा है दो ग्रहों का। इसी तरीके से यहां पर जो है मैरिज रिलेटेड चीजों के लिए गुरु और शनि का एस्पेक्ट मौजूद है, तो ये भी एक एस्पेक्ट मैरिज के लिए हो सकता है सपोर्ट कर दे। अगर इस पीरियड के अंदर ये चीज नहीं होती है तो फिर ये चीज डिले होगी, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर तक शनि का यहाँ पे एस्पेक्ट नहीं होगा। वो जो पीरियड है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उस कंडीशन में हो सकता है कि हमें थोड़ी सी परेशानियां महसूस करनी पड़े। कहां पे? कर्म क्षेत्र में, या फिर यहाँ पे हमें एक्सीडेंट से बचना होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में हमें अपने करेज के ऊपर एक वृद्धि होती हुई दिखेगी, हमें कुछ एक नए गेन्स बनते हुए दिखेंगे। इन चीजों के ऊपर हमें अपने आप को फोकस रखना होगा। जुलाई से लेकर दिसंबर तक 12th हाउस, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 3rd हाउस, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6th हाउस। जबकि अप्रैल से जून के बीच का जो पीरियड है उसमें 12th हाउस जो कि हॉस्पिटल का होता है, यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना है, विदेश का होता है तो अच्छी बात है। साथ ही साथ घर छूटने वाली सिचुएशन बनती है, इसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और यहां से बैठ के ये मैरिज वाली चीजों को करते हैं, अगर उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये टाइम सपोर्ट कर सकता है। अब इसके बाद जो बचे हैं वो आखिरी कंडीशन है कि जुपिटर, तो जुपिटर जो है उनका साझा एस्पेक्ट 7th हाउस से जुड़ रहा है। शनि और गुरु का 7वें घर से जुड़ जाना या तो आपको व्यापार की तरफ आगे मूव कराने की क्षमता दिखा सकता है, या फिर मैरिज की तरफ लेके जाने की क्षमता दिखा सकता है। राहु का जो एक इम्पैक्ट है वो 8th हाउस के ऊपर आ रहा है, और राहु अचानक से चीजों को करने वाले ग्रह हैं। जिन लोगों की मैरिजेस हो चुकी हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस के अंदर नेगेटिव तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अचानक का तत्व जुड़ने जा रहा है। ठीक है, इस कारण से ये अचानक वाले भाव को एक्टिव कर रहे हैं, गुरु जो है वो लाभ को एक्टिव कर रहे हैं, तो अचानक से लाभ होने की भी संभावनाएं बिल्कुल यहाँ पे बनती हुई नजर आएंगी वृषभ लगन के लोगों के लिए। थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत उनको होगी जिन लोगों की कुंडली में चंद्रदेव
या तो 11 नंबर की राशि में विराजमान है, ठीक है, या फिर ध्यान से समझिएगा, या तो 11 नंबर की राशि में विराजमान है उनके लिए, या फिर चंद्रदेव जो है कुंडली में 5 नंबर की राशि में विराजमान है, यानी कि सिंह राशि चंद्रमा से, चंद्र राशि से बात कर रहा हूं, सिंह राशि चंद्रमा से हो या कुंभ राशि चंद्रमा से हो, ऐसे स्थिति में थोड़ा सा यहां पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि मन के ऊपर एक शनि की दृष्टि आएगी, जो कि वैसे तो पॉजिटिव है इस लगन के लिए, लेकिन अपने आप में वो एक थोड़े से कैसे ग्रह हैं, या तो आलस वाले हैं या थोड़े से तकलीफ वाले हैं। और साथ ही साथ राहु जो है वो पृथकतावाद का ग्रह है, इसीलिए मन से, माता से जुड़कर अगर यहाँ पे चंद्रमा विराजमान है तो ऐसी स्थितियों को ये बना सकते हैं, मन से दूर होना या मन में थोड़ा सा दुख होना या घर से दूर हटने वाली परिस्थितियां यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती हैं। जिन लोगों की कुंभ राशि होगी, चंद्रमा 11 नंबर में विराजमान है, यहाँ पे ज्यादा सतर्क रहिएगा, क्योंकि शनि का इंपैक्ट भी होगा और साथ साथ केतु का इंपैक्ट होगा। शनि और केतु जब ये दोनों देखते हैं तो केतु जो है वो भी खालीपन को दर्शाता है और शनि जो है वो भय को दर्शाता है। इसलिए अगर आपका चंद्रमा 11 नंबर की राशि में, यानी कि यदि कुंभ राशि में मौजूद है, तो उस समय आपको अपने चंद्रमा को बल देने की जरूरत है। करेज है, वो 3rd हाउस का लॉर्ड है, करेज है, अपने करेज को बढ़ाने की जरूरत होगी ताकि आप चुनौतियों से पार पा सके। तो ये चीज रहने वाली है वृषभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए। जो शनि की मूवमेंट अभी हम देख रहे हैं ये कुछ समय के लिए है, इसके बाद यही सिचुएशन शनि के यहाँ आने वाली दिसंबर के बाद से, यानी कि 2023 से लेकर 2025 तक ये स्थितियां, 2023 से लेकर 2025 तक ये स्थिति शनि के ग्राउंड्स पे रहेगी। शनि की जो दृष्टियां मैं बता रहा हूं उसके कारण रहेंगी। इसको थोड़ा छोटा करें तो गुरु के 1 साल तक बैठने के कारण अप्रैल से लेके अगले अप्रैल तक ये सिचुएशन मैरिज को जोड़ के जो मैंने बताई वो वाली हो रही है, या फिर करेज का बढ़ने वाली बातें हो रही हैं। इन चीजों के साथ साथ गुरु की एक दृष्टि पंचम भाव पे आएगी, संतान प्राप्ति और बुद्धि के लिए भी ये 1 साल का समय जो है वो आपको मिलेगा। राहु केतु के एक्सेस से देखिए तो राहु केतु एक्सेस के लिए 1.5 साल तक जो है हमें कहीं थोड़ा सा चोट से बचने की जरूरत है, कर्ज वगैरह वाली चीजों से बचने की जरूरत है। केतु वहां पे बैठे हुए हैं, वो कोशिश करेंगे उस भाव में कमियां करने की, लेकिन सर्विस का भी भाव है, इसलिए सर्विस में कमी नहीं हो, इसको ध्यान रखना होगा। राहु जो है वो 12th हाउस में बैठ के चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो 12वां घर जो होता है वो किससे जुड़ के होता है, वो हॉस्पिटल से जुड़ के भी होता है, वो विदेशों से जुड़ के भी होता है, मानसिक परेशानियों से जुड़ के भी होता है। तो उस चीज को भी यहाँ पे ये बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो बढ़ी हुई मानसिक परेशानी से निपटने के लिए आप लोगों को योगासन का या एक्सरसाइजेस का सहारा लेना चाहिए, कम से कम अप्रैल के बाद आने वाले 1.5 साल तक के लिए। धन्यवाद।